हेलो एवरीवन दोस्तों, आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 3 सीए फाउंडेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट चैप्टर 3 मई 2025 के पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जहां पे हम लोग पहले लेक्चर में क्वेश्चन 2 को डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन 21 और 26। सेकंड लेक्चर में हमने यूनिट 4 से जो दो सवाल आए थे सेक्शन 47 और 64 को डिस्कस किया है। और अब ये थर्ड लेक्चर है जहां पे हमारा पूरा 21 मार्क का पेपर मेन एग्जाम का कवर हो रहा है। और वहां पे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि सर डरने जैसी इतनी भी बात नहीं है करके, अगर हम सही ढंग से कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। क्योंकि मॉड्यूल में तो चीजें लिमिटेड है ना, टाइम जितना है हमारे पास बार बार देखेंगे, बस क्वेश्चन में उसे कैसे अप्लाई करना है। ओन वर्ड्स में लिखने से मार्क्स मिलते हैं, ट्रस्ट मी, बट वो कंसेप्चुअली सही होना चाहिए। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। अब हम जाने वाले हैं क्वेश्चन 6 से, जो यूनिट 3 से एक पूछा गया था और एक यूनिट 2 से पूछा गया था। देखते हैं कि क्या है, कैसे है, क्या सवाल था एक्चुअली इंस्टीट्यूट का पूछा हुआ। सो ये बातें हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन था 7 मार्क्स के लिए। और क्या सवाल था जरा ध्यान से देखिए। विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, कि जब सेलर गुड्स सेल करता है तो अपना राइट टू डिस्पोजल वो रिजर्व करके रखता है। क्या है बताओगा, वो पूछा है आपको कि ये बताइए। स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच राइट ऑफ डिस्पोजल में बी रिजर्व, और कुछ सर्कमस्टेंसेस बताइए कि कहां पे ये राइट हम रिजर्व करके रख सकते हैं, सेलर रिजर्व करके रख सकते हैं। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल दोस्तों, सम टाइम ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी एज द रिजल्ट ऑफ विच बायर लूज द राइट टू रिस्काइन। अभी तुम्हें पता है ना कि अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच हुई तो बायर के पास अधिकार होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, ये वाला। बट उन्होंने कहा कि सम टाइम, ऐसे बहुत बार होता है कुछ वक्त, कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट कर लिया जाता है, ब्रीच ऑफ वारंटी, जिसकी वजह से बायर क्या नहीं कर पाता, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाता। तो आप बताइए, स्टेट सर्कमस्टेंसेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड इवन इन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। सो ये वही बात है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को कब ब्रीच ऑफ वारंटी कहा जाएगा। अब अगर आपने मॉड्यूल सही से पढ़ा है ना, तो आपको दोनों के जवाब आने चाहिए। जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये लेक्चर को, यहाँ पे तो रिवीजन होगा दोस्तों। अब देखिए जरा शॉर्ट में, रिजर्वेशन ऑन राइट ऑफ डिस्पोजल, सेलर कीप ओनरशिप टिल द पेमेंट्स। इसका मतलब, अभी ये की कंसेप्ट है ये, अभी मैं मॉड्यूल के इंस्टीट्यूट का आंसर पढ़ूंगा ही, लेकिन ये सेक्शन 25 से बिलोंग करता है ये वाला आंसर। अब सेक्शन 25 क्या कहता है, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर आपको सेक्शन लर्न करना है करो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब होता है सर कि सेलर कहेगा कि जब तक पूरा पेमेंट नहीं हो जाता तो ओनरशिप किसके पास रहेगी, मेरे पास ही रहेगी। ठीक है। रेलवे रिसीट है ना, बिल ऑफ लेडिंग, इसका फुल फॉर्म भी आएगा वहां पे। इन सेलर्स नेम इज इक्वल टू कंट्रोल रिटेन। हमने भेज तो दिया रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लेडिंग, लेकिन सेलर बोला कि इस पे नाम मेरा रहेगा। जब तक तुम पूरा पेमेंट नहीं करते भाई, मैं चाहूं तो इसे वापस ले आ सकता हूं, मैं चाहूं तो किसी और को बेच सकता हूं, मैं तेरे को पूरा ओनरशिप देने ही नहीं वाला। कल जाके तूने ले लिया गुड्स और पैसे नहीं दिए तो। इसे कहते हैं राइट रिजर्व करना। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुमने दिया है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है पता है ना, मैं अभी शॉर्ट में बताता हूं, वैसे तो हम डिस्कस करने वाले हैं। कि ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है। ड्रॉवर कौन होता है बेटा, सेलर। सेलर बिल ड्रॉ करता है, और जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता उसे क्या कहा जाता है बोलो तो, ड्राफ्ट। और इसे एक्सेप्ट किसे करना होता है, बायर को। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेजा तो है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेजा प्लस बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसिट टुगेदर, और ये कंडीशन थी कि तूने एक्सेप्ट करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर नहीं किया तो फिर वो बंदा बोलेगा सेलर कि भाई मेरे गुड्स में वापस लेके जाता हूं, तो कंडीशन है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, मतलब मेरा जो मैंने बना के दिया है वो ड्राफ्ट, उसे एक्सेप्ट कर, उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट कर। प्रॉपर्टी वाज पास ओनली आफ्टर कंडीशन, जब वो बंदा साइन वाइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो ही प्रॉपर्टी पास होगा। मतलब ये जो है ना रिजर्वेशन वाला राइट, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल किसके पास रहेगा, सेलर के पास। वो अपने सिक्योरिटी के बारे में देख रहा है, सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया या कोई कंडीशन फॉलो नहीं की, बंदा अपने गुड्स वापस लेके आएगा। ये सेक्शन 25 है, जो आंसर में आपको कहीं ना कहीं आने वाला है। दूसरा, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी कब माना जाएगा, सेक्शन 13 इसमें आता है, जिसमें बायर खुद कंडीशन को वेव कर देता है। बायर खुद बोलता है मेरे अधिकार में छोड़ रहा हूं, मैं खुद इससे ब्रीच ऑफ कंडीशन को वारंटी ट्रीट करता हूं। ये पहला था कि बायर खुद वो राइट छोड़ रहा है। दूसरा, ट्रीट एज अ वारंटी डैमेज ओनली, नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस एक्सक्यूज बाय लॉ। तो ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जहां पे नेचुरल कैलामिटीज आ गई है ना, लॉ ने ही बोला था कि अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज नहीं होगी,
उस वक्त आप ऑन टाइम डिलीवरी नहीं कर पाए, कंडीशन ब्रीच हो गया, बट ये कायदे द्वारा कोई कर ही नहीं सकता था, तो ये तुमने पढ़ा रहेगा, वैसे सेक्शन आइडिया रहेगा, तो उस केस में कंडीशन को हम वारंटी ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता इस केस में। सेक्शन 13 में ब्रीच ऑफ कंडीशन को जब वारंटी ट्रीट कर लिया जाता है, तो वहां पे तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ क्या मांग सकते हो, डैमेज मांग सकते हो। तो मोटे मोटे तौर पर आपको दूसरे सवाल के जवाब में ये पॉइंट लिखने हैं करके। चलो दोस्तों, पहले हम जाएंगे, अब तुम्हें वापस लेके आता हूं मैं कि क्वेश्चन क्या था। ये देखिए, व्हाट डू मीन बाय रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, ये हम पढ़ेंगे। सेक्शन क्या था यहाँ पे देखिए, बताओ 25। इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज में पढ़ना शुरू करेंगे आराम से, कोई घाई नहीं है, देखते रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो। तुम्हारे पास तो ऑप्शन है सर, 2 की स्पीड पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, सेक्शन 25 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेक्शन नहीं आया तो बेटा, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, प्रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स to secure that the price is paid before the property in goods passes to the buyer। before the property मतलब क्या, ओनरशिप। ये वापस एक बार पढ़ रहा हूं, क्यों तुम लोग ये राइट को प्रिजर्व करते हो। देखो, प्रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सिक्योर, सेलर क्या सिक्योर कर रहा है, प्राइस इज पेड, आपका पैसा मिल जाना चाहिए, बिफोर व्हाट, बिफोर प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर, बायर के पास प्रॉपर्टी जाए उससे पहले तुमको पैसा मिलना चाहिए, इसलिए तुम ये राइट रखते हो। नहीं दिया तो तुम लेके जाओ वापस या किसी और को बेच दो। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स or where goods have been subsequently appropriated to contract, the seller may by terms of the contract or appropriation as the case may be, जो भी सिनारियो रहेगा, जैसे आपको सही लगता है, reserve the right to dispose of the goods until certain condition have been fulfilled। अब ये एकदम ही अच्छा आंसर है जो इंस्टीट्यूट ने दिया है, अपने ओन लैंग्वेज में लिखिए कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है स्पेसिफिक गुड्स का, या जहां पे गुड्स आपका सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएट होने वाला है, डिसाइड होने वाला है, जो भी करके टू द कॉन्ट्रैक्ट, सेलर क्या करेगा, घुमा फिरा के वही लिखना है कि कुछ कंडीशन रखेगा कि जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी मैं तेरे को ओनरशिप नहीं दूंगा करके, सेलर बायर को नहीं देगा। ओके, ओनरशिप इन सच ए केस इन स्पाइट द फैक्ट दैट गुड्स have already been delivered to buyer or carrier or other bailey for the purpose of transmitting the same to the buyer। देखो भाई क्या हुआ, ए ने गुड्स मुंबई से नागपुर के लिए बी को भेज दिए, तो इसने किसे दिया रहेगा, गुड्स, मे बी उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में इन सच ए केस इन स्पाइट द फैक्ट दैट गुड्स हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड टू बायर, और कैरियर को दे दिया जो कैरी करके लेके जा रहा है, बेली को दे दिया ऑन बिहाफ ऑफ बायर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिटिंग द सेम टू द बायर, ट्रांसपोर्ट करके जाओ भाई, ये गुड्स लेके जाओ। द प्रॉपर्टी देयरइन विल बी नॉट पास टू द बायर टिल द कंडीशन इम्पोज इफ एनी सेलर हैज फुलफिल। अपने ओन वर्ड में लिखो रे, इतना नहीं, मॉरल ऑफ द स्टोरी तुमने पढ़ लिया ना, यही चीज बोल रहे हो लोग कि जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होता तब तक सेलर राइट रिजर्व करके रखेगा डिस्पोजल। बस इतना लिखो, क्योंकि अपने सेफ्टी के बारे में सोच रहा है, बात उधर ही खत्म हो जाता है। डन। ओके, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है अंडर विच राइट टू डिस्पोजल मे बी रिजर्व। इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस सेलर प्रिज्यूम टू हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजेबल। अब क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में तुम्हें बोला गया था कि बताओ व्हाट डू मीन बाय रिजर्वेशन, ये तुमने बताया। दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का कि सर्कमस्टेंसेस बताओ जिसमें रिजर्व। अब दूसरे पार्ट का आंसर लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है एवरीवन। चलो, अब कितना बड़ा बड़ा आंसर दिया देखो, यही पे टेंशन आ जाता है सर, ठीक है। चलो देखते हैं, इतना टेंशन नहीं लेने का, मेन कंसेप्ट समझा ना। अब ये पढ़ो, रेलवे रिसीट जो मैंने बताया था ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वही है, शॉर्ट में समझते, पूरा पढ़ लेंगे, अपने को जितना आया उतना ही लिखने का करके। इफ द गुड्स आर शिप और डिलीवर टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरियज, अगर गुड्स तुम रेलवे से डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, कैरी मतलब रेलवे से भेज रहे हो, एंड द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीट एज द केस में बी, गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ सेलर और हिज एजेंट, then seller will be prima facie deemed to have reserved the right of disposable। मतलब ये सर इतना क्या गनगन है, बिल ऑफ लेडिंग है ना, ये जो रेलवे से जब तुम रेलवे रिसीट, ये जो है यहाँ पे सेलर अपना नाम लिख के रखता है। सेलर बोलता है कि फिर तुम हमारे ऑर्डर पे, मेरा जो एजेंट है उसके कहने पे ये गुड डिलीवर होगा, सब्जेक्ट टू सामना कोई कंडीशन होगा कि मेरे को पैसा आया तो ये गुड्स देना वगैरह वगैरह वगैरह। सो ये क्या था कि ये था, ये गुड्स अगर शिप हो रहा है कहां से, शिप और डिलीवर टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरियज एंड बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसीट एज द केस में भी, जो भी रहेगा करके, द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द ऑर्डर ऑफ सेलर और हिज एजेंट। इसका मतलब राइट प्रिजर्व करके रखा गया है ना, कि तो हमारा ऑर्डर होगा तो ही सेल करना करके हमारे एजेंट का। दूसरा, वेयर सेलर ड्रॉ बिल
ऑन द बायर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात चल रही है, फॉर द प्राइस एंड सेंड हिम टू द बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद बिल ऑफ लेडिंग। तो बिल ऑफ लेडिंग के साथ उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी दिया कि भाई इसको तू एक्सेप्ट कर लेना। तो द रेलवे रिसीट जो भी है, बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीट, सेक्यूर द एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट। Thereof, the buyer must return the bill of lading if it does not accept, और क्या बेटा, पे द बिल। सिंपल सी बात है बेटा कि अगर बायर को ये एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो सेलर क्या करेगा, अपना गुड्स वापस रिटर्न लेके आएगा। एंड इफ द wrongfully retain the bill of lading or railway receipt, the property in goods does not pass to him, और अगर बायर जानबूझ के wrongfully उसे रख भी लेता है तो उसका प्रॉपर्टी पास होगा नहीं करके। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल दोस्तों। ये वाला, ये 2-3 केस थे, मतलब इतना तो मैं नहीं आया ना, इतना 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 याद रखना, ये क्रक्स याद रखना करके, और अपने हिसाब से लिखना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ पॉइंट रहेंगे जहां पे आपको ये बिल ऑफ लेडिंग वगैरह, भाई ये वही है कि मतलब मुद्दा समझा ना तुम्हें, रिजर्व कर कब रख सकता है, तूने मीनिंग लिखा, 1-2 मार्क्स तो सिक्योर हो गए। अब ये बिल ऑफ रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लेडिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 2-4 वो वर्ड्स लिख के कहानी बना दो, मतलब लिखते आएगा तुम्हें, कंसेप्ट आएगा, खत्म हो गया। रट्टा कहां मारते बैठते हो, 2 बार समझो, 3 बार समझो, जैसा दिमाग में बैठ गया आप ओन वर्ड में लिख पाएंगे और वही पेपर में आता है। दूसरा दोस्तों, दूसरे सवाल का जवाब तुम्हारे सामने अब आ रहा है सेक्शन 13 का। सेक्शन 13 सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्पेसिफाई केसेस वेयर ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, as the result which buyer lose the right to rescind the contract and can claim damage only। मतलब ये तो तुम अपने मन में लिख सकते हो कि जब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट की जा सकती है, एज अ रिजल्ट बायर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का अधिकार खो देता है, वो सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकता है। इतना लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? ये सेक्शन 13 किसका जवाब लिख रहे हो सर? इस सवाल का, इस सवाल का है ना, सम टाइम ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीटेड ब्रीच ऑफ वारंटी। तो आप लिख रहे हो कि यस हो सकता है उस केस में क्या होगा कि बायर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का अधिकार खो देगा करके। ठीक है, ये तो हो गया मीनिंग। दूसरा सर्कमस्टेंसेस बताओ। इन द फॉलोइंग केसेस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड इवन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। ये कुछ सिचुएशन दिए जहां पे कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं होगा, मतलब कैंसिल नहीं होगा, दो ब्रीच ऑफ क्या रहेगा, कंडीशन। अभी समझते हैं ना, कंडीशन मतलब मेन चीज का ही इशू है, मेन चीज का ही प्रॉब्लम है। पहला, वेयर बायर altogether waives the performance of the condition, a party may for his own benefit waive a stipulation, it should be voluntarily waiver the buyer। देखो बेटा, should be, ये वॉलंटरी होना चाहिए, जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, कौन से सर्कमस्टेंसेस में ऐसा होता है, बायर खुद बोलता है कि भाई मेरे को ना ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, समझ आ रहा है, मेरे को पता है कि मेरा अधिकार है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूं, बट बहुत बार बायर खुद ही उस राइट को वेव अप कर देता है, मतलब छोड़ देता है करके, और बायर ने एक बार वो वेव किया तो बाद में वापस से उसे अप्लाई कर सकता नहीं है। तो पहला, बायर वॉलेंटरी, खुद से अगर वो राइट छोड़ रहा है, ठीक है, वेयर बायर अल्टुगेदर वेव ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, वो खुद छोड़ रहा है उस राइट को। तो दूसरा, वेयर बायर इलेक्ट टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ वारंटी, दैट इज टू से he may claim only damage instead of repudiating the contract। repudiating मतलब कैंसल। ये भी तो कितना सिंपल था, जब बायर खुद ये चाहता है कि मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करो, पहले तो उसने वेव ऑफ कर दिया। दूसरा, बायर बोल रहा है नहीं नहीं ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, लेकिन चल रिपेयर करके दे दे। तो बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना चाहता, बायर सिर्फ डैमेज मांगना चाहता है। देखो, may claim only damage instead of repudiating, तुम लिखो cancel the contract। Here the buyer has not waived the condition but decide to treat as a warranty। यहाँ पे बायर ने वेव ऑफ नहीं किया राइट, बट उसने ये डिसाइड किया कि मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट करूं, ब्रीच ऑफ वारंटी। ये समझा ना, मॉड्यूल में यही पढ़ा है तूने बेटा। तीसरा, where the contract is non-severable, the buyer has accepted either whole goods or part thereof। non-severable मतलब इतना कोई टेंशन नहीं था यार, है ना, बहुत ही बेसिक सा था, जिसमें कोई जिंदगी बंदे का कोई सवाल नहीं था। नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट के बायर ने पार्ट ऑफ द गुड्स एक्सेप्ट किए तो भी उसे ब्रीच ऑफ मतलब उसका ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर दिया जाएगा। वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज बाय लॉ, इम्पॉसिबिलिटी अदरवाइज, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी सर, कि लॉ खुद बोल रहा है कि एक्सक्यूज दे रहा है कि इस सिचुएशन में ये चीज नहीं हो सकती, तो लॉ ने अगर एक्सक्यूज दिया तो उस ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा, लॉ की वजह से अगर हो रहा है तो। ये 4 बातें थी एंड दैट्स ऑल दोस्तों। यहां पे आप लोगों का मई 2025 का पेपर हो गया, नहीं सर पूरा आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, अगर तुम खुद पूरा का पूरा कंडीशन को वे ऑफ कर रहे हो। दूसरा, कंडीशन को तुम लोग वारंटी, तुम मतलब बायर वारंटी ट्रीट कर रहा है तो डैमेज क्लेम हो गए सिर्फ। तीसरा, नॉन सेवरेबिलिटी। चौथा, परफॉर्मेंस एक्सक्यूजेबल हो। ये इतना वर्ड आ रहा है तो अपने हिसाब से लिख और बात खत्म करना बॉस।
मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसा होगा ही नहीं। दैट्स ऑल दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को मई 2025 के सारे पेपर्स मतलब सारे क्वेश्चंस तुमको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के डिस्कस करके दिए। कहाँ कहाँ है वो भी बताया, सिर्फ केस स्टडी आते हैं तो डरो मत। डायरेक्ट सवाल भी एक 7 मार्क्स का होता है, बस तुम्हें मॉड्यूल अच्छे से होना चाहिए और वो तो हर एक चीज मैंने समझा दी आपको। अब आप भूल गए हो तो वापस एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर है, मॉड्यूल से ही पढ़ा है, हर एक लाइन पढ़ा है, वो देखो, समझो। सारी चीज जब तुम समझोगे तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और शॉर्ट में सिंपल करके ही बताया, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाहर कुछ जाना ही नहीं मॉड्यूल के बाद। ये तो मैं 25 का पेपर बताया आपको, तो सारा का सारा एमटीपी के साथ 15 पेपर का एनालिसिस दिया है, वो भी एक चैप्टर वाइज निकाल के दिया है। इतना कौन करेगा सर, वो सब देखो ऐप में, सारी चीजें पड़ी हुई है करके। चलो यहीं पे रुकते हैं, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।